फ़ोन रखने के बाद सम्राट के दिल को थोड़ा सा झटका लगा कि उसने मदद के लिए नमन को फ़ोन किया है। क्या उसने सोच लिया है कि वो मेरी जगह नमन को चुनेगी? कोई नहीं माही, अगर तुम नमन को चाहोगी तो मैं खुद को हमेशा के लिए मार दूंगा और तुम्हारे साथ नमन बनकर रह लूँगा। फ़ोन बंद करने के बाद माही सोचने लगी कि ये उसे धोखा हुआ या सच में नमन ने उसे सम्राट की तरह बात की थी। नहीं, कहाँ नमन कहाँ सम्राट, नहीं, मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया है। मैं सम्राट के बारे में ज़्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए ये सब हो रहा है। मैंने उसकी वजह से यहाँ से जल्दी जाने का सोचा है, इसी कारण से मुझे नमन की आवाज़ उसके जैसी लगी। अगली सुबह उसने नमन को अपनी फ़्लाइट का नंबर सेंड कर दिया। फिर उसने आंटी और अंकल जी को थैंक यू कहा। अमन उसे लेने आया था, वो और नीता उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। माही, मम्मी से कह देना मेरा कुछ काम बाकी है, वो करके आऊँगा। मैं जो पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ना, उसका टाइम 2 महीने में पूरा होगा, उसके बाद आऊँगा। असल में वो वहाँ रहकर सम्राट के बारे में और फैमिली के बारे में पता लगाना चाहता था। कोई नहीं, आराम से रहे, मैं कह दूंगी, माही बोली। फिर वो उसे एयरपोर्ट छोड़कर चला गया। नीता के मम्मी पापा भी अब अमन को पसंद करने लगे थे। वो वहाँ से नीता को छोड़ने उसके घर चला गया। माही 2 घंटे में मनाली एयरपोर्ट पहुँच गई। उसने बाहर निकलकर इधर उधर देखा तो उसे सामने नमन दिख गया। उसने हाथ हिलाकर उसे बुलाया। नमन उसके पास गया और उसका सामान पकड़ लिया। उसने सिर हिलाकर उसे नमस्ते किया और बोली, नमन जी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, आपके एग्ज़ाम कैसे हुए? अच्छे हो गए हैं, ये आपने अच्छा किया कि एग्ज़ाम दे दिए। अब आप फ्यूचर में कुछ कर सकेंगी, नहीं तो 2 साल की मेहनत बेकार हो जाती। नमन ने जानबूझकर कहा ताकि माही के मन में उसे और सम्राट को लेकर कोई शक न रहे। माही आंखें बंद करके बैठी थी। असल में वो सच में अब नमन को सम्राट से कंपेयर किए जा रही थी कि नमन ये कह रहा है और सम्राट ये कहता था। नमन ने सोचा कि वो सो गई है तो वो चुप हो गया। माही सच में ही सो गई थी। जब वो घर पहुंचे तो नमन ने उसे जगाया। वो उतरकर अंदर आई। आज संडे था तो आंटी घर पर ही थी। वो माही को देखकर बहुत खुश हुई। देखा, मेरे अमन से तो मेरी माही अच्छी। कल पेपर ख़त्म हुए, आज यहाँ आ गई। एक वो है कि आया ही नहीं। मैडम बोली, आंटी जी, अमन कह रहा था कि उसे पार्ट टाइम जॉब का टाइम पूरा करना है। अब 2 महीने का समय रह गया है, उसके बाद वो आपके पास ही आ जाएगा। माही बोली, जानती हूँ, उसने तुझे कहकर भेज दिया होगा कि ये करना है और तू उसकी बातों में आ जाती है। मैडम बोली, नहीं आंटी जी, वो सच ही कह रहा है। अच्छा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? वो राखी से पूछते हुए उसके पीछे किचन में चली गई और बर्तन उलट पलट कर खाना ढूंढने लगी। अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूँ, कंपनी में जाना है। नमन माही का सामान उसके कमरे में रखकर वापस आकर बोला, बेटे कुछ देर में खाना लग जाना था, तुम खाकर ही चले जाते। आंटी जी, मैंने खाना खा रखा है, नहीं तो रुक जाता, कहकर वो वहाँ से चला गया। माही ने उसे जाते हुए देखा तो दौड़ कर आई और बोली, थैंक यू नमन जी, मेरे कारण आपका काम रुका। इसमें थैंक यू की क्या बात है? दोस्त दोस्तों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? नमन बोला, ठीक है, आगे से नहीं कहूँगी, कहकर माई उसे दरवाजे तक छोड़कर आई। जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। रोज़ उठना, तैयार होना, नाश्ता करना और स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस घर आ जाना, आंटी से बातें करना, फिर बालकनी में बैठकर स्कूल का काम करना, फिर सो जाना। बस यही माही का रूटीन हो गया था। उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। दिन तो फिर भी गुजर जाता था, पर रात को उसे अक्सर सम्राट याद आता। उसकी बातें, उसका गुस्सा, उसका प्यार सब याद आता। कभी उसे लगता कि उसे सम्राट के पास वापस जाना चाहिए तो कभी लगता कि नहीं, सम्राट का भी तब से कोई फ़ोन नहीं आया था। वो रोज़ सोचती कि वो फ़ोन करेगी, लेकिन फिर ये सोचकर नहीं गिरती कि उसने कौन सा किया है जो मैं करूं। बस पहले आपके चक्कर में उनकी उम्र बीतती जा रही थी। इधर सम्राट यानी नमन का रोज़ का काम था कंपनी जाना। वो सारा दिन कंपनी में सिर खपाता। उनका ब्रांड काफ़ी फेमस हो गया था। फेमस होने के कारण काम भी काफ़ी बढ़ गया था। तब सम्राट ने मनाली में ही एक और कंपनी खोली। यहाँ वर्कर्स की कमी नहीं थी। 2 कंपनियां संभालना मुश्किल तो था, पर एक बार ज़्यादा बर्डन पड़ता था। अब कुछ आराम था। दिन में वो जितना बिजी रहता था, पर रात को बालकनी में बैठकर माही को देखना नहीं भूलता था। माही को देखकर वो सारी थकान भूल जाता था। वो बैठा उसे ही देख रहा था कि रघु का फ़ोन आया। हेलो रघु, हाँ क्या खबर है यार? बहुत ढूंढा पर तेरी मम्मी और भाई का कुछ पता नहीं चल पाया। लक्की के साथ कई पुराने नौकरों के घर गए पर किसी को कुछ पता ही नहीं। सब यही कहते हैं कि बहुत अच्छी थी, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कहता है ना लक्की? रघु बोला, हाँ भैया, किसी को कुछ नहीं पता। मैं तो खुद चाहता था कि मम्मी और छोटू मिलें, पर शायद मेरी किस्मत में ही उनसे मिलना नहीं लिखा है।
लकी ने रघु से फ़ोन पकड़कर सम्राट से कहा, मुझे पता था इतनी पुरानी बात है, कैसे मिलते। अच्छा तू वापस आ जाना, काम बहुत बढ़ गया है, सम्राट बोला। ओके कहकर रघु ने फ़ोन बंद कर दिया। अहमदाबाद। लकी ने रघु की हेल्प तो की, लेकिन वो उन्हीं नौकरों के पास ले गया जो उसे पहचानते थे, और उन्होंने वो ही बोला जो उसने सिखाया था। वो रघु के जाने के बाद नौकर के पास गया और नौकर ने उसे एक पर्ची पकड़ाई। उसे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो झट से कार लेकर निकल गया, पर उसे ये नहीं पता था कि कोई उनका पीछा भी कर रहा है। ये रघु था। रघु को लकी पर पहले ही भरोसा नहीं था। उसने मन में कहा, बाप पर पूत नस्ल में घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, मतलब कि बेटा बाप जैसा ही होगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही। ये सोचकर वो लकी पर नज़र रख रहा था। उसने इसी नाटक के तहत जानबूझकर सम्राट को फ़ोन किया था कि लकी सोचे कि उसने केस छोड़ दिया है। लकी पुराने शहर की तरफ जा रहा था। रघु हैरान रह गया क्योंकि लकी उनके घर के सामने रुका और बेल बजाकर दरवाज़ा खुलने पर अंदर चला गया। रघु अपने घर के कोने कोने से वाकिफ था। वो कार से निकलकर दीवार के साथ खिसकता हुआ लिविंग रूम की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। अंदर लकी रघु के पापा से बातें कर रहा था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? सुना है तुम्हारे पापा को जेल हो गई, आखिर उसे अपने किए की सज़ा मिल ही गई। रघु के पापा बोले, अंकल आपसे एक बात पूछनी है। आपका सम्राट भैया की मम्मी के साथ क्या रिश्ता था? असल में मैं भैया के कहने पर मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। मुझे इसी सिलसिले में एक पुराने नौकर ने आपके बारे में बताया कि अक्सर मेरे पापा उनसे लड़ते वक्त आपका नाम लेते थे, क्यों? लकी ने बड़े ही आदर से पूछा। रघु के तो होश उड़ गए। उसे लगा मानो किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। वो दीवार के सहारा लिए खड़ा था, नहीं तो नीचे गिर जाता। मेरे पापा और सम्राट की मम्मी, ये क्या पहेली है? और वो ध्यान से सुनने लगा। तुम्हें तो क्या किसी को भी ये पता नहीं कि सम्राट के पापा मेरे दोस्त थे। उसने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके बाद भाभी जी और बच्चों का ख्याल रखूंगा, हर मदद करूंगा, लेकिन उसके बाद में भी अपने बीवी बच्चों में बिजी हो गया। भाभी की तुम्हारे पापा से शादी का मुझे बहुत देर बाद पता चला। फिर जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बताया कि वो तुम्हारे पापा से परेशान है। उसने एक पत्नी और रखी हुई है। वो कह रही थी कि वो उसे और उनके बेटों को मार देगा, और ये भी कि वो कहीं दूर जाना चाहती है। मैंने उनकी हेल्प करने का वादा किया और उन्हें वहाँ से भगा लाया। फिर मैं उन्हें स्टेशन छोड़ आया था। वहाँ से उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था ताकि कोई मुझ पर शक न करे। पर शायद तेरे पापा को किसी ने ये कह दिया कि वो किसी के साथ भागी हैं। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। उसके पापा ने बताया। ये सब सुनकर रघु को कुछ शांति हुई। वो तो गलत ही समझ रहा था। उसे अपने पापा पर गर्व हो रहा था कि उन्होंने सम्राट की मम्मी की हेल्प की। अब वो अपने दोस्त को मान से ये बता पाएगा कि वो उसके पापा थे जिन्होंने उसकी मम्मी को उस नर्क से भागने में मदद की थी। वो मन ही मन खुश हो रहा था। वो अपनी जगह से बाहर आया और सीधे दरवाजे की बेल बजा दी। उसने सोचा कि दरवाज़ा पहले की तरह उसके पापा ही खोलेंगे। तो दरवाज़ा खुलते ही वो आंखें बंद करके उनसे लिपट गया। अरे मालिक, क्या कर रहे हैं आप? उनका नौकर रामू बोला। तब उसे पता चला कि ये क्या हो गया, पर उसने बात बदलते हुए कहा, कैसे हो? मैं तो आपको जादू की झप्पी दे रहा था। उसने हंसते हुए कहा। रामू हंसता हुआ अंदर चला गया। वो भी लिविंग रूम की तरफ चल दिया। लकी उसे देखकर चौंक गया। अरे भैया आप? लकी तू यहाँ कैसे आया? और सुना, सम्राट ठीक है? उसने पापा से बचाकर लकी को आंख मारी। हाँ भैया भी ठीक है। तुझे आज घर की याद कैसे आ गई? उसके पापा देखते ही बोले। उसने आगे बढ़कर पापा के पैर छुए। बहुत बिजी था पापा, अभी थोड़ा सा फ्री हुआ तो आ गया। उसने बच्चों की तरह कहा। आ गया तू? आ बेटा इधर आ। इनका तो काम यही है, आते ही शुरू हो जाते हैं। कभी नहीं सोचते कि पता नहीं किस हाल में आया होगा, कुछ खाया है या नहीं। उसकी मम्मी अंदर से आते हुए बोली। अरे ये क्या कह रही हो? मैंने क्या इसके गोली मारी है? यही पूछा है कि आज कैसे आ गया, पापा बोले। लकी उनका प्यार देखकर अपना टाइम याद कर रहा था। उनके घर में कभी ये माहौल नहीं हुआ था। ये प्यार भरी लड़ाइयाँ उसने कभी नहीं देखी। लकी तुम भी खाना खाकर जाना, रघु ने कहा तो लकी रुक गया। खाना खाकर जब वो जाने लगा तो रघु उसे बाहर तक छोड़ने आया। वो बाहर आते ही बोला, लकी ये सब क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कुछ पता चला था? भैया मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी। मुझे नौकर से यही पता चला था कि मेरे पापा अक्सर लड़ते वक्त सम्राट की मम्मी को आपके पापा का नाम लेकर लताड़ा करते थे। वो कहते थे कि इनका आपस में गलत रिश्ता है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ सच में हो और आपको दुख पहुंचे, इसलिए मैं अकेला आ गया। लक्की बोला। अब क्या पता चला फिर? इनके बीच कुछ भी गलत नहीं था। वो तो सिर्फ मम्मी की हेल्प कर रहे थे पापा से दूर जाने में। लकी बोला। फिर वो चला गया।
रघु अंदर आ गया। फिर मम्मी के जाने के बाद रघु ने पापा से पूछा, पापा क्या आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि सम्राट की मम्मी कहाँ चली गई? नहीं बेटा, मैं तो उन्हें स्टेशन पर ही छोड़ आया था। वहाँ से वो कहाँ गए उसके बाद उनका कोई फ़ोन भी नहीं आया। मैंने ढूंढने की कोशिश इसलिए नहीं की कि इसके पापा ने मेरी बदनामी कर दी थी ये कहकर कि हमारे बीच नाजायज़ संबंध है। लोग हमें परेशान करने लगे थे। ये तेरी मम्मी का प्यार था जिसने कभी भरोसा नहीं छोड़ा। हम पुराना घर छोड़कर यहाँ आ गए। सम्राट के पापा वहाँ से और भी पॉश इलाके में चले गए। उसके पापा ने बताया, अमन सारे शहर में सम्राट को ढूंढता फिर रहा था। उसे वो कहीं नहीं मिला तो वो उसकी कंपनी पहुँच गया, लेकिन सम्राट वहाँ भी नहीं मिला। उसे वहाँ ओम मिला। अमन ने उससे पूछा, जी क्या मैं सम्राट जी से मिल सकता हूँ? सॉरी वो यहाँ नहीं है। कहाँ गए हैं ये भी नहीं पता। आप कौन और आपको क्या काम था? ओम ने पूछा। कुछ नहीं, बस दोस्त हैं, मिलने आया था, कहकर अमन वापस आ गया। वो बहुत कुछ कहना चाहता था और सुनना चाहता था पर वो मिला ही नहीं। मनाली माही रोज़ की तरह स्कूल से वापस आई तो उसे घर में नमन मिल गया। अरे आप, मैं आंटी की खबर को आया था, मिल लिया, अब वापस जा रहा था। आप मेरे साथ बैठते ही नहीं, आपने कभी कहा ही नहीं, उसने फ्लर्ट करते हुए कहा। फिर वो उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। उसे पता ही नहीं चला। आपका कमरा बहुत ही सुंदर है। माही ने चौंक कर पीछे देखा। उसे पता नहीं था कि वो उसके कमरे में आ जाएगा। माही उसे बोली, चलिए हम लिविंग रूम में बैठते हैं, मुझे आपसे एक बात कहनी है। असल में मैं आपको पसंद करता हूँ, आप बहुत ही सुंदर हैं। आपको पहली बार देखा तभी से आपसे प्यार हो गया, नमन बोला। माई की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। वो नमन की दोस्ती खोना नहीं चाहती थी पर उसके प्यार को भी अपना नहीं सकती थी। उसे सिचुएशन ने अमन की याद दिला दी। उसे लगा कि जब समझाने से अमन समझ गया तो ये भी समझ जाएगा। वो बोली, नमन जी आप प्लीज़ ऐसी बातें ना कीजिए, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, तो ये बात आप मुझसे तो ना कीजिए। आपकी बातों से साफ पता लगता है कि आप मुझे नापसंद नहीं करती। मुझे इतनी ही खुशी है। वो पति जो साल भर से आपसे मिलने नहीं आया, जिसने कभी आपकी कदर भी नहीं की, आप उसके लिए खुद को तबाह क्यों कर रही हैं? नमन उसे उकसाने के लिए बोला। देखिए नमन जी, बात पसंद नापसंद की नहीं है, आप दोस्त हैं और मैं आपको एक दोस्त के तौर पर पसंद करती हूँ। प्यार मैं सिर्फ अपने पति से करती हूँ, वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं। मुझे उनके प्यार का इंतज़ार है और मुझे पता है कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं। माही बोली, क्या पता वो भी तुम्हें प्यार करता हो पर तुम्हें पता ही ना हो, नमन बेध्यान में बोला। वो खुद को सम्राट समझकर बोला। वो भूल गया कि वो नमन है। कुछ कहा आपने? माही भी सम्राट के ख्यालों में खो गई थी, इसलिए उसने नमन की बात सुनी ही नहीं। नहीं, अच्छा मैं चलता हूँ, कहकर नमन चला गया। नमन अपने कमरे में आया तो ओम का फ़ोन आया। नमन ने उठाया। हेलो ओम, क्या बात है? सर वो अमन आया था, कह रहा था आपसे मिलना है। मैंने कह दिया कि मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हैं। ओम ने बताया। चलो मैं ही बात कर लूँगा, और बाकी सब तो ठीक है ना? उससे कुछ देर बात करने के बाद नमन ने फ़ोन बंद कर दिया। वो फिर से माही के बारे में सोचने लगा। उसने माही को साफ कह तो दिया था कि वो उसे प्यार करता है, फिर ये ऐसा क्यों कहती है कि उसे मेरे प्यार का इंतज़ार है? क्यों? वो सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार रघु का फ़ोन था। उसने उठाया। हेलो, हाँ कब आ रहा है? कल आऊँगा, लेकिन अभी तो ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी मम्मी के बारे में एक कड़ी और मिली है। तुम जानते हो उस नौकर ने लकी को बताया था कि मेरे पापा का तुम्हारी मम्मी से कोई रिश्ता था, क्योंकि उसने बताया तुम्हारे सौतेले पापा तुम्हारी मम्मी से मेरे पापा का नाम लेकर अक्सर लड़ते थे। मुझे लकी पर शक हो गया था, सो मैंने भी चोरी से उसका पीछा किया और अपने घर पहुंच गया। फिर मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। अच्छा भी ये जासूसी नॉवल पढ़ना बंद कर दे और सीधे बता कि आगे क्या पता चला। सम्राट ने चिढ़कर कहा, यार स्टोरी पूरी तो सुनाने दे, बीच में मत टोकना। हाँ तो मैंने उनकी बातें सुनी, फिर खुद भी पापा से पूछा। वो बता रहे थे कि वो तेरे पापा के दोस्त थे और उनसे वादा किया था कि वो उनके बाद तेरी मम्मी और तुम दोनों का ख्याल रखेंगे। इसलिए वो तुम्हारी मम्मी का हालचाल पूछने जाते थे। तुम्हारे सौतेले पापा को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इन दोनों को बदनाम कर दिया। पापा ने जाना कम कर दिया, पर तुम्हारे सौतेले पापा ने मम्मी को बहुत तंग कर दिया, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहती थी। उन्होंने पापा को फ़ोन किया तो पापा ने ही उन्हें स्टेशन तक छोड़ा था, फिर ये वापस आ गए थे। वो कहाँ गई इन्हें भी नहीं पता। रघु बोला, मतलब हम फिर से डेड एंड में आकर फंस गए। चलो कोई नहीं, अब उस भगवान पर बात छोड़ दी। उसे मिलाना होगा तो मिला देगा। चल आ जाना, फिर बैठकर बात करते हैं।
कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो बालकनी में आ गया। माही भी बालकनी में बैठी काम कर रही थी। उसका नमन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। नमन जान गया था कि वो नमन को नहीं देखेगी, लेकिन वो खुश था कि वो सम्राट को चाहती है। वो अपनी मम्मी को ढूंढ नहीं पाया, इसका दुख हो रहा था, पर खुशी भी थी कि माही उसे चाहती है। वो रोज़ की तरह बालकनी में बैठकर माही को देखता रहा। माही काम कर रही थी तो उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, तो उसकी नज़र सामने बालकनी में बैठे नमन पर पड़ी। तो नमन मुस्कुरा दिया और अपना काम करने लगा। माही भी अपना काम करने लगी। अगली सुबह माही स्कूल गई। वो रोज़ की तरह काम कर रही थी, पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसे बात बात पर सम्राट याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। मैडम ने उसे एक दो कामों में देखा, उसे कुछ कह रहे थे, वो कुछ कर रही थी। तो मैडम ने उससे पूछ लिया, माही क्या बात है बेटा, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ जी आंटी जी, तबीयत तो ठीक है। वो असल में वहाँ मैं सम्राट जी से मिली थी। आज पता नहीं क्यों वो बहुत याद आ रहे हैं। बस किसी काम में मन नहीं लग रहा, माही बोली। वहाँ क्या तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ जो परेशान हो? नहीं आंटी जी, झगड़ा तो नहीं हुआ। वो जा रहे थे तो अमन ने उनसे मुझे अपने साथ ले जाने को कहा था, पर उन्होंने कहा कि मुझसे पूछो चलोगी या नहीं। तो मैंने कह दिया था कि जिस दिन मुझे उन पर भरोसा होगा तब मैं आऊँगी। उस वक्त मैंने उनकी आंखों में अपने लिए जो प्यार देखा था वो मुझे अब बार बार याद आ रहा है। माही ने अपने दिल की बात बता दी। बेटे, अगर तुम्हें लगता है कि सब ठीक है तो तुम उसे यहाँ बुला लो, एक बार बैठकर बात क्लियर कर लो। अगर जिस प्यार का तुम्हें इंतज़ार था वो तुम्हें नज़र आ गया है तो तुम्हें अब और उससे दूर नहीं रहना चाहिए। क्यों तुम खुद को और उसे सज़ा दे रही हो? मैडम ने समझाया। शायद आप ठीक कह रही हो, पर अच्छा आप बताइए। मैंने अपने कानों से सुना कि उन्होंने बुआ से कहा कि ये बच्चा उनका नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं चाहिए। बुआ कह रही थी कि वो इसे ख़त्म कर देंगी, तो उन्होंने कहा कि ये खुद करेंगे। ये सब सुनकर मैं क्या समझूं, आप ही मुझे बताइए। एक पत्नी जो अपने पति के लिए सब कुछ सहती है, उसके बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, वही पति कहे कि ये उसका बच्चा नहीं है, तो ये उसके और उसके बच्चे दोनों को गाली देने के बराबर है। ये सब सुनने के बाद मैं उनसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? पर यह मेरा दिल सच में उनसे और सिर्फ उनसे ही प्यार करता है। मुझे लड़कों की कमी नहीं है, पर मैं ऐसी हूँ ही नहीं। बोलते बोलते वो रोने लगी और रोती चली गई। मैडम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, कई बार इंसान के समझने में गलती हो जाती है। तुम उन दिनों की बातें याद करके सोचो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा करता था। वो तुमसे प्यार करता था, बच्चे की केयर करता था। प्यार तो वो बहुत करते थे, केयर भी करते थे, बच्चे को लेकर खुश भी बहुत थे। और जब मिसकैरेज हुआ तो उन्हें बहुत दुख भी हुआ था, रोए भी थे। मुझे लगा कि कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं वो। माही बोली, तुम एक बार उसे बुलाकर उसके साथ बैठकर बात कर लो। छोटी सी जिंदगी है, यूं ही मत गुजार देना, मैडम ने समझाया। माही ने रोना बंद किया और मैडम को कहकर मुंह धोने चली गई। नमन कंपनी का काम देख रहा था कि शिव कुमार आया और बोला, सर नई शर्ट तैयार हो गई हैं, उनकी प्रमोशन करने के लिए भी सब तैयार हैं, बस वो मॉडल छुट्टी कर गया, तबीयत ख़राब हो गई है उसकी। सर क्यों ना मॉडलिंग आप कर लें, मॉडल से ज़्यादा मॉडल लगते हो आप, आपका रोब कपड़े को फेमस कर देगा। कुछ हिचकिचाहट के साथ नमन मान गया और उसने हर डिज़ाइन की शर्ट पहनकर मॉडलिंग की। सच में उसका रोब ही अलग था। वो ऑफिस की कुर्सी पर बैठा काम करते हुए बहुत जच रहा था। उसका हर पोज अच्छा था। दोपहर को रघु भी आ गया तो वो बोला, मैं भी करूँगा। तो नमन ने एक दो शर्ट उसे पहनाकर उससे भी मॉडलिंग करवाई। इसे डार्क रंग पसंद है तो इसे हरे नीले लाल कपड़े पहनाओ, नमन बोला। नमन का फ़ोन बजने लगा। उसने नाम पढ़ा और झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो अमन, क्या बात है? वो सम्राट की कड़क आवाज़ में बोला, भैया मैं आपसे मिलना चाहता था। मुझे पता चला है कि आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपकी मम्मी और भाई को जानता हूँ तो? अमन बोला, अमन तुम जानते हो मुझे ऐसी बातों में मजाक नहीं पसंद। नहीं भैया, मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा, वो तो मैंने सोचा आपको मदर्स डे पर आपकी मम्मी गिफ्ट में दे देता हूँ, अमन बोला। अमन तुम्हें कैसे पता? आप ये सब छोड़िए, कल मदर्स डे है, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा, आप अपनी माँ को मिल लीजिए, कहकर अमन ने फ़ोन बंद कर दिया। नमन पागलों की तरह खड़ा फ़ोन को देख रहा था। तभी अमन का मैसेज आया। उसने झट से खोलकर देखा और एड्रेस देखकर वो हैरान हो गया। उसने अमन को दोबारा फ़ोन किया, अमन तुम सच कह रहे हो, इस एड्रेस पर मुझे मेरी मम्मी और भाई मिल जाएंगे? हाँ भैया, अमन ने धीरे से भावुक होकर कहा। नमन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो और अमन कुछ देर चुप रहे, फिर फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटते ही अमन और नमन दोनों रो पड़े। अमन उसी वक्त मनाली के लिए निकल पड़ा।
नमन वापस नहीं आया तो रघु उसे देखने आ गया। उसने देखा कि वो अपनी कुर्सी पर बैठा बेतहाशा रो रहा था। रघु घबरा गया और उसके पास आया। क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रहा है? रघु बोला तो नमन उससे लिपटकर जोर जोर से रो पड़ा। मम्मी और छोटे का। नमन इतना ही बोल पाया। पता चल गया क्या? सच्ची? फिर रो क्यों रहा है? चल चलें, रघु बोला। वो यही है, ये अमन मेरा छोटा और मैडम मेरी मम्मी है। नमन रोते रोते बोला। रघु भी रो पड़ा। क्या? वो नमन से लिपट गया और बोला, दोस्त मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तुझे आखिर तेरा परिवार मिल ही गया। दोनों रोने लगे, पर ये दुख में नहीं खुशी में रो रहे थे। फिर रघु फोटो खिंचवाने चला गया। उसने तय किया कि वो कल मदर्स डे पर उनके पास जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, उनसे क्या बात करेगा। काश वक्त वापस लौट जाए, वो छोटा सा बन जाए जो बिना सोचे माँ की गोद में घुस जाता था। माँ भी कुछ पूछे बिना गले लगा लेती थी। काश कुछ ऐसा हो। वो रो रहा था और सोचे जा रहा था। मैं उनके इतने पास था फिर भी उन्हें पहचान नहीं पाया। काश मैं उन्हें पहचान पाता। उनके इतने करीब रहकर भी उन्हें पहचान नहीं पाया। पर क्या वो भी मुझे नहीं पहचानती थी? क्या उनका दिल नहीं किया मुझे मिलने का? उसकी आंखों से पानी बिना रुके बहे जा रहा था। उसने तय किया कि वो कल मदर्स डे पर उनके पास जाएगा। इधर मैडम और माही को इस बात का पता ही नहीं था। वो आराम से रोज़ के काम निपटाकर सो गई। सुबह 6 बजे डोरबेल से उनकी आंख खुली। माही और मैडम एक साथ नीचे आई। दरवाज़ा खोलते ही वो दोनों हैरान हो गई। सामने अमन खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही उसने अपनी मम्मी के पैर छुए और उन्हें गले लगाकर बोला, हैप्पी मदर्स डे मम्मी जी। अरे तूने बताया ही नहीं, आज तो सच में सरप्राइज़ कर दिया, मैडम बोली। अमन ने झट से माही के पैर भी छुए और बोला, आपको भी हैप्पी मदर्स डे। जीते रहो, खूब तरक्की करो और सुंदर सुशील लड़की से शादी करके लाओ। माही ने इसके सिर पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहा। वो लोग अंदर आ गए। वो लोग चाय पीकर हटे ही थे कि डोरबेल दोबारा बजी। इस बार अमन खोलने गया तो सामने सम्राट खड़ा था। सम्राट ने उसे सिर से पैरों तक देखते हुए पूछा, अमन क्या ये सच है? अमन ने नम आंखों से सिर हिलाकर कहा, हाँ। तो सम्राट उससे लिपट गया। सम्राट आज फिर से चेहरे पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनकर आया था। माही चाय के कप किचन में रखने गई थी। अभी राखी आई नहीं थी तो उसने सोचा राखी आई होगी और वो नाश्ते के लिए आलू उबालने के लिए गैस पर रखने लगी। जब अमन को आने में कुछ समय लगा तो मम्मी उसे देखने दरवाजे पर आ गई। उसे किसी के गले लगे पाया तो उन्होंने हैरानी से पूछा, अमन कौन आया है बेटा? मम्मी ये आपका गिफ्ट है, मदर्स डे का गिफ्ट। मैं सम्राट भैया को लाया हूँ, अमन ने रोते हुए कहा और सम्राट को मम्मी के आगे कर दिया। तीनों की आंखों से आंसू बरस रहे थे। मम्मी कुछ देर सम्राट को देखती रही, फिर उससे लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर माही किचन से भाग आई। क्या हुआ? माही पूरा शब्द बोल ही नहीं पाई थी कि सम्राट को देखकर ठिठक गई। वो उन तीनों को ऐसे देखकर कुछ कुछ समझ गई थी। सम्राट ने उसकी तरफ देखकर पूछा, माही तुम यहाँ कब आई? मेरा मतलब तुम तब से यहीं रह रही हो? सम्राट ने ऐसे जताया कि वो अभी मिले हों। हाँ जी, मैं तब से यहीं हूँ, माही बोली। वो लोग अंदर आकर बैठ गए। भैया ये सब इन्हीं की बदौलत है कि हम मिल पाए हैं, अमन बोला। माही से तुम्हें मेरा नंबर मिला? सम्राट ने पूछा। नंबर नहीं, आप मिले। असल में मैं मम्मी से झूठ बोलकर अहमदाबाद गया था। मैं वहाँ आपको ढूंढने गया था तब। माफ़ करना भैया, लेकिन सच यही है कि मेरा भाभी पर दिल आ गया था। लेकिन जब उन्होंने आपकी पेंटिंग बनाई तो वो मुझे मेरी खुद की पेंटिंग लगी। फिर मुझे भाभी ने बताया कि वो शादीशुदा हैं और आप उनके पति हैं। तब से मैं इन्हें भाभी माँ समझने लगा। मैं आपका नाम सुनकर ही जान गया कि आप ही मेरे भैया हैं। फिर मैं आपसे मिलने के बहाने ढूंढने लगा। मैं आपके घर के ड्राइवर से आपके बारे में पूछता था तो मुझे दुख होता था जब मैं आपके भाभी के साथ के व्यवहार के बारे में सोचता। फिर उस दिन आपको चेतावनी देनी चाहिए, पर फिर सब बदल गया। आप इसे अच्छे से पेश आने लगे। मैंने मम्मी को भी बता दिया था कि आप मिल गए हो। मैं आपके पास जाने ही वाला था कि आप लोग अलग हो गए और आपको कहीं कुछ पता न चला। फिर मम्मी ने मुझे रोक दिया ये कहकर कि आप हमसे नफ़रत करते होंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो तो मैंने आपको फ़ोन कर दिया। अमन ने सारी कहानी सुनाकर ही दम लिया। माही ने उन दोनों की तरफ देखा और बोली, आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? बेटे मुझे डर था मेरा सम्राट कहीं मुझसे नफ़रत न करता हो और कहीं वो मुझे दुत्कार न दे, मम्मी बोली। मम्मी जी, मैं आपसे जितनी भी नफ़रत करूं मैं आपको दुत्कार नहीं सकता, पर एक बात का दुख ज़रूर था कि आप छोटू को ले आई और मुझे नहीं लेकर आई। बेटा मेरा दिल नहीं था तुम्हें छोड़ने का, पर मजबूरी थी। एक तो उसने तुम्हारे अंदर मेरे खिलाफ नफ़रत भर दी थी और दूसरे तुम इंडिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे।
जिसका खर्चा मैं उठा नहीं सकती थी और अपनी वजह से तुम्हारा सुंदर भविष्य खराब नहीं करना चाहती थी। मम्मी बोली। सम्राट को जानकर शांति मिली कि उसकी मम्मी ने उसे उसकी खुशी के लिए छोड़ा, अपनी खुशी के लिए नहीं। उसने मम्मी को गले लगाकर कहा, मम्मी जी माफ़ कर दीजिए मुझे, मैंने आपको गलत समझा। मैं उन लोगों की बातों में आकर आपसे नफरत करता रहा। मुझे सच में कुछ दिन पहले ही पता चला कि मेरा असली पिता नहीं है। मैं तो अब तक उसे ही अपना पिता समझता रहा, पर अब सब ठीक हो गया है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, हम मिलकर रहेंगे। मैंने उन सबको जेल भेज दिया है। उनके किए की सज़ा उन्हें मिल गई। बेटे, जेल की सज़ा उस बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। उसने जो हमारे परिवार को बहुत तकलीफ़ दी है, उसे कभी चैन न मिले। मम्मी बोली। मम्मी, मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था जब मुझे स्कूल में डाल दिया था। उस वक्त मुझे सिर्फ नाना जी मिलने आते थे। फिर जब से ये पापा आने लगे तो मैं इन्हें ही अपना असली पिता समझने लगा। मैं उनके रंग में रंगता चला गया। मम्मी, उन लोगों ने मेरे 18 का होते ही मुझे जलाकर मारने की कोशिश की। मैं बच गया, लेकिन तब से मुझे इन लोगों पर शक होने लगा। अब पता चला कि ये काम उन्होंने ही करवाया था। वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं और जायदाद उनके नाम हो जाए। लेकिन बुरी किस्मत ने मुझे उन लोगों के बीच छोड़ा था और अच्छी किस्मत ने मुझे अभी और राघवेंद्र जैसे दोस्त दिए। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, हर कदम पर मेरे साथ रहे। मम्मी, आपको पता है राघवेंद्र अनिल अंकल का बेटा है, आप जानते हो ना उनको? सम्राट बोला। अच्छा, अनिल का बेटा, कैसे हैं वो लोग? अगर अनिल ना होता तो हम यहाँ ना आ पाते। उन्होंने मुझे किसी तरह स्टेशन पहुँचाया। पहले हम कुछ दिन मासी के घर कुल्लू रहे, फिर मुझे मनाली के स्कूल में काम मिल गया। हम यहाँ आ गए। मैंने तुम्हारे नाम पर एक लॉटरी खरीदी और तुम्हारी किस्मत ने हमारी किस्मत बदल दी। हमारी 20 लाख की लॉटरी निकल गई। उसी पैसों से मैंने ये स्कूल खरीद लिया। उस वक्त रेट कम थे और ये सारी ज़मीन हमें 10 लाख में मिल गई थी। बाकी के पैसे से ये बिल्डिंग बना ली। बस उस दिन से पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेटा, तुझे हम कभी नहीं भूले। जब इसने तुम्हें पहली बार देखा तो इसने मुझे फ़ोन करके बताया था। मैं बहुत खुश हुई। लग रहा था मानो वो नहीं, मैंने ही तुम्हें देख लिया। फिर जब माही यहाँ आई और मैंने इसे बताया तो मुझे तसल्ली हुई कि वो गलत हाथों में नहीं पड़ी। तभी राखी भी आ गई। वो उन सबको बैठे देखकर उनकी तरफ आई। अमन को तो उसने नमस्ते किया, लेकिन जैसे ही उसने सम्राट का चेहरा देखा तो वो चीख पड़ी। माही ने किचन से आकर उसे पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। वो तब से रसोई में इसी वजह से ही थी कि वो राखी को पहले ही सब बता देगी, पर उसे ये पता नहीं था कि वो आते ही लिविंग रूम में चली जाएगी। राखी, ये मेरे पति हैं और इन्हें कल ही पता चला कि ये मैडम के बड़े बेटे हैं, जो इन्हें लगभग 20 साल बाद मिले हैं। ये जल गए थे, तब से इनका चेहरा ऐसा हो गया है। प्लीज़ आइंदा ऐसा मत करना, माही ने उसे समझाया। क्या सच में वो मैडम के बेटे और आपके पति हैं? मैं तो डर ही गई थी। सॉरी, अब नहीं चिल्लाऊंगी, कहकर वो चाय लेकर कमरे में गई और सम्राट को नमस्ते किया। माही भी मैडम के साथ बैठ गई। माही, तुम कैसी हो? तुमने दोबारा फ़ोन ही नहीं किया। माही, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, गुस्सा मत होना, मैंने तुम्हें अभी तक बहुत कुछ बताना है, लेकिन सबसे पहले एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं जैसा दिख रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ। जब जला था उसी वक्त प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी, पर मैं मुझे जलाने वाले को पकड़ना चाहता था, इसलिए ऐसा रूप रखा। असल में मैं ऐसा हूँ, कहकर सम्राट ने अपने दस्ताने खोले, फिर मास्क उतारा और वेट पेपर से मुंह साफ किया। तो सबकी आंखें खुली रह गई। नमन, मम्मी बोली। नमन, तुम सम्राट बनकर क्यों आए? मैं तुम्हें अच्छा समझती थी, लेकिन आप मुझे पाने के लिए सम्राट बनकर आ गए। बहुत ही घटिया है सब। आपने सोच भी कैसे लिया कि अगर आप सम्राट बनकर आएंगे तो मैं आपको अपना लूँगी? कभी नहीं, कहकर माही जाने लगी तो सम्राट ने उसका हाथ पकड़कर जाने से रोक दिया और वापस सोफे पर बैठा दिया। माही, मैंने पहले ही कहा था कि नाराज़ मत होना। असल में मैं नमन से सम्राट बनकर नहीं आया, बल्कि सम्राट से नमन बनकर आया था। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया। तुम्हारे आने के बाद मैं ये सोचकर चुप हो गया कि तुम अपनी खुशी से गई हो। फिर एक दिन तुम्हारा फ़ोन आया, तुम बोली कुछ भी नहीं, पर मेरे दिल में घबराहट हुई कि शायद तुम किसी मुसीबत में हो। इसलिए मैं सारी रात का सफ़र करके तुम्हें मिलने आ गया। बहुत ढूंढने के बाद तुम मुझे मिली, पर तुमने मुझे इस रूप में पहचाना ही नहीं और मुझे पता चला कि तुम मुझसे यानी सम्राट से नफरत करती हो। तो मैं नमन बनकर रह गया। मैंने ये सब तुम्हारे प्यार के लिए किया। मैंने यही कंपनी खरीद ली और बिजनेस करने लगा। मैंने तुम्हारे सामने घर लिया ताकि तुम्हें देख सकूं। बेटे, तुम हमें तो बता ही सकते थे, मम्मी बोली। आप लोगों को तब मैं पहचानता नहीं था, इसलिए नहीं बताया, सम्राट बोला। हाँ बेटा, ये बात तो सच कह रहे हो, मम्मी बोली। वैसे भैया, आपने बहुत कुछ झेला है, आपने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें सही, अमन बोला। बस सह गया, लेकिन अब और नहीं। माही, तुम। सम्राट अभी बोल ही रहा था कि माही उसे देखते देखते रो पड़ी और रोते हुए उठकर ऊपर चली गई। अमन उसके पीछे जाने लगा तो मम्मी ने उसे रोका
और सम्राट से बोली, सम्राट बेटा वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अभी वो बेचारी पहले सदमे से ही बाहर नहीं आई थी, तुमने अभी ये और झटका दे दिया। अब तुम खुद जाओ उसे मनाने, कहकर मम्मी ने अमन से कहा। तुम यहाँ आओ ज़रा, तुम माई के साथ क्यों नहीं आए थे? मम्मी, मैं भैया के बारे में ही पता लगा रहा था। मुझे पता चला था कि पापा और उस औरत को पुलिस ने पकड़ लिया था, इसलिए मैं देखना चाहता था कि भैया ठीक हैं या नहीं। जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे पता चला कि भैया हमें ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे अब सब कुछ बता देना चाहिए, बस इसलिए बता दिया। अमन ने बताया। सम्राट माही के पीछे उसके कमरे में गया और बोला, माही, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मैं क्या करता, मैं दुश्मनों से घिरा पड़ा था। जब तुम शुरू शुरू में आई तो मुझे लगा कि तुम भी कहीं उनका ही कोई मोहरा तो नहीं हो। फिर जब मुझे विश्वास हो गया कि तुम उनका मोहरा नहीं हो तो मैं तुम्हें सरेआम प्यार करने लगा। ये भी मुझसे गलती हुई जिसका खामियाजा मुझे अपना बच्चा खोकर भरना पड़ा। लेकिन मैंने अपने कानों से आपको बुआ जी से बात करते हुए सुना था कि वो बच्चा आपका नहीं है, इसलिए आप इसे ख़त्म कर देंगे। माही की धड़कन तेज़ हो गई थी और हाथ पांव कांप रहे थे, पर उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, वो सब झूठ है पगली। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें बुआ से बचाने के लिए उन्हें कह दिया था कि मैं बाप नहीं बन सकता। मुझे ये था कि अब वो तुम्हें तंग नहीं करेंगी, पर उन्हें फिर भी पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो मैं क्या करता, वो मुझे कहने लगी कि ये बच्चा किसका है। बस इसलिए मुझे वो नाटक करना पड़ा। यहाँ भी तुम्हें और अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने उन्हें कहा था कि आप कुछ मत करना, मैं खुद उसे मारूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम सुन लोगी। मैं तुम्हें कभी नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता था। सम्राट ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। माही उसकी तरफ देखती रही, फिर नखरा दिखाते हुए बोली, आपने मुझे बहुत परेशान किया, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अच्छा ये लो कान पकड़े, सॉरी। कहो तो मुर्गा बन जाऊं? सम्राट कान पकड़कर बोला। माही ने एकदम से पलटकर उसे गले लगा लिया। सम्राट ने भी उसे गले लगा लिया और बोला, अब कोई दुख नहीं दूंगा तुम्हें। इतने समय बाद एक दूसरे को गले लगाकर दोनों की ही धड़कन बढ़ गई, सांसें तेज चलने लगी। सम्राट ने उसके होंठों को चूम लिया। माही की सांस फूल गई, उसे लगा कि उसका दम घुट जाएगा। तब सम्राट ने उसे छोड़ा और धीरे धीरे से उसकी पीठ मलने लगा। अच्छा चलो अब वापस चलें, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। माही बोली, अभी जी भरकर तुमसे मिल तो लूं। सम्राट दोबारा उससे लिपटता हुआ बोला, चलो भी, मम्मी और अमन भी तो तुम्हें इतने दिन बाद मिले हैं, चलो अब। माही उसे धकेलते हुए बोली, अरे यार, पहले खुद ही बहाने से ऊपर ले आई और अब खुद ही धक्के मार रही हो। सम्राट अभी भी उससे लिपटा हुआ बोला। फिर वो नीचे आ गए। सबने उन दोनों की तरफ देखा। माही शर्मा गई। सभी डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए। मम्मी ने कहा, आओ बेटा, खाना लग गया है। फिर सभी नाश्ता करने लगे। तभी डोरबेल बजी। राखी ने खोला तो रघु आया था। उसे सम्राट ने मैसेज किया था ऑल आउट, और वो आ गया। अच्छा जी, हमारे बिना खाना शुरू कर दिया? हाँ भाई, अब पत्नी मिल गई, मम्मी मिल गई, और सबसे बड़ी बात, सगा भाई मिल गया। तो मुझ जैसे दोस्त की क्या ज़रूरत? जिस काम के लिए ज़रूरत थी, जब वही हो गया तो क्या ज़रूरत मेरी? रघु सम्राट को देखते हुए बोला। उसने आंटी के पैर छुए, अमन से हाथ मिलाया और माही को नमस्ते कहा। अरे अब फिल्मी डायलॉग ना बोल और चुपचाप नाश्ता कर ले, मैंने अभी खाना खाया नहीं है, आ जाओ, सम्राट बोला। फिर वो सम्राट के दूसरी तरफ बैठ गया। आज सालों बाद सारा परिवार एक साथ खाना खा रहा था। मम्मी ने खाने से पहले भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे परिवार की खुशियाँ ऐसे ही बनाए रखना। सम्राट, वो लकी को बता दे क्या? रघु ने पूछा। यार बता देते हैं, अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने भी काफ़ी कोशिश की है। अब उसके मम्मी पापा के किए की सज़ा हम उसे तो नहीं दे सकते। सम्राट बोला, हाँ यार, बड़ा अच्छा लड़का है। मुझे पहले तो वो चालाक लगा था, जो इतने झूठ बोलता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब कुछ सच बोल रहा था। रघु बोला, अच्छा अब सभी चुप होकर खाना खा लो। कहते हैं खाना खाने वक्त बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो खाना गधे के पेट में चला जाता है। मम्मी बोली, अरे मम्मी के होते हुए हमें कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं माँ की दुआएं आसमान तक जाती हैं और बच्चों का भला हो जाता है। अमन बोला, हाँ ठीक है, कहकर मम्मी ने राखी को रोटी लाने के लिए आवाज़ लगाई। माई खुद उठकर लेने चली गई। खाना खाने के बाद सभी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर सम्राट रघु के साथ कंपनी चला गया। अमन आराम करने के लिए घर में रुक गया। दोनों सास बहू स्कूल चली गई। आज माही बहुत खुश थी। एक तो उसे सम्राट वापस मिल गया, दूसरा उसे पूरा परिवार मिल गया। माँ मिल गई और भाई मिल गया। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अक्सर हम दुआ करते हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन ठीक तभी होता है जब भगवान चाहते हैं। माही अपने मन में सोच रही थी, भगवान ने हर बात के लिए सही वक्त चुना है और वक्त आते ही सब ठीक हो जाता है। सम्राट, मैंने लकी को फ़ोन कर दिया है, वो शाम की फ़्लाइट से आ रहा है। रघु बोला।
रघु, मुझे अभी भी उससे थोड़ा डर लगता है कि कहीं वो ऐसा बनने का नाटक तो नहीं कर रहा है। सम्राट बोला, पता नहीं, उस दिन जिस तरह वो बात कर रहा था और रो रहा था, उससे तो लगता है कि वो ऐसा ही है। वो सच में तुमसे और तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, रघु बोला। सम्राट का दिल फिर भी घबरा रहा था। उसने मन में सोचा कि भगवान करे रघु की बात सच हो, वो सच में ऐसा ही हो। लकी शाम की बजाय दोपहर को ही मनाली आ गया। वो स्कूल के बाहर इंतज़ार कर रहा था कि उसे माही और मम्मी आती दिखाई दी। उसे देखकर माही उसके पास आ गई और बोली, लकी तुम आ गए, इनका फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि तुम शाम को आओगे। चलो अच्छा किया आ गए। लकी ये मम्मी है, माही ने मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा। माही ने देखा कि लकी के चेहरे पर प्यार की जगह नफरत थी। माही उसके हाथ में एक चमकदार चीज़ की चमक से घबरा गई। उसने देखा कि लकी ने एक चाकू निकाल लिया था और वो मम्मी को मारने वाला था। माही ने मम्मी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और चाकू उसके पेट में अंदर तक चला गया। भाभी आप क्यों आ गई? मैंने तो बस इन्हें पूछना था, मुझे सिर्फ इनसे शिकायत है। इन्होंने उस वक्त मुझे कहा था कि तुम मेरे अमन और सम्राट जैसे हो, तो जब ये आई तो इन्होंने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, बस छोटू को लेकर आ गई। मैं इनकी लाइफ में कहीं था ही नहीं, मुझे इन्हें मारना नहीं था, मैं तो डरा रहा था। आप क्यों बीच में आई? वो बोल रहा था और रो रहा था। मम्मी बड़ी मुश्किल से उठी और माही के पास आई और लकी की तरफ देखा जो माही को गोद में लिए रो रहा था। मम्मी ने जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाई। उन्होंने अमन को भी फ़ोन कर दिया। पुलिस भी आ गई और लकी को पकड़ लिया। अमन एम्बुलेंस से पहले आ गया। उसने खून रोकने के लिए उसकी कमर पर उसकी चुन्नी बांध दी। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अमन ने कार उठाई और माही, मम्मी और राखी को साथ लेकर हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर उसे उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तीनों बाहर बैठे वेट कर रहे थे। मम्मी तो रोए जा रही थी, ये चाकू मुझे लगना था, मुझे मरना था, पर ये आगे आ गई। वो रोए जा रही थी और बोले जा रही थी। अमन ने सम्राट को भी फ़ोन कर दिया था। उसने लकी की बात नहीं बताई। कुछ देर बाद सम्राट रघु के साथ आ गया। क्या हुआ? सुबह तो ठीक थी, सम्राट ने अमन से पूछा। तब अमन ने सारी बात बताई। सुनकर सम्राट के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी मम्मी के पास गया। उसने मम्मी को गले लगा लिया और बोला, ये क्या हो गया मम्मी, आप ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, उसने मुझे तो दूर धकेल दिया और खुद आगे आ गई, मम्मी रोते हुए बोली। मम्मी सब ठीक हो जाएगा, कहकर उसने मम्मी को हौसला दिया। कुछ देर में माही बाहर आ गई। डॉक्टर बोले, जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था और कोई भी नस नहीं कटी है, इसलिए बचाव हो गया। ये अब खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, कहकर डॉक्टर चले गए। सबकी जान में जान आई। मम्मी ने भी अब जाकर अपनी बाह पर आई हल्की सी चोट पर दवा लगवाई। सम्राट ने चैन की सांस ली। तभी उसे रघु का फ़ोन आया। वो पुलिस स्टेशन गया था लकी के सिलसिले में पूछताछ के लिए। रघु का नाम देखते ही उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या हुआ रघु? सम्राट, भाभी कैसी हैं? वो लकी रोए जा रहा है और भाभी के बारे में पूछ रहा है, रघु ने कहा। मेरी उससे बात करा। रघु ने अपना फ़ोन लकी को दे दिया। फ़ोन पकड़ते ही लकी बोला, भैया माफ़ कर दो मुझे, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं मम्मी से नाराज़ था कि जब वो गई तो अमन को ले गई, पर मुझे नहीं लेकर गई। मैं उन्हें चाकू देकर कहने वाला था कि ये लो मुझे ही मार डालो, पर पता नहीं भाभी बीच में कहाँ से आ गई। भैया मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। मेरे अंदर उन लोगों का गंदा खून है, ये मुझे उन जैसा ही बना देगा, मैं ही मर जाता हूँ। लकी पागलों की तरह बोल रहा था। लकी तुम ऐसा मत सोचो, देखो माही बाहर आ गई है। डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। खुद को दोष मत दो, सब ठीक है, सम्राट ने उसे समझाया। उसकी बात सुनकर लकी को थोड़ा ठीक लगा। वो चुप ही हो गया, लेकिन बिल्कुल ही चुप हो गया। रघु ने उससे फ़ोन लिया और सम्राट से बात करने लगा। हेलो सम्राट, मैं फ़ोन रखता हूँ। लकी अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो कुछ नहीं बोल रहा, बस एक तरफ देखे जा रहा है। मुझे लगता है जैसे मेंटली अनस्टेबल हो गया है, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसने लकी से पूछा, क्या हुआ लकी, इस तरह क्या देख रहे हो? मेरे अंदर गंदा खून है, मुझे निकालना है, मुझे चाकू दो, मुझे कुछ दे दो, ये गंदा खून जाने मुझसे क्या करवाएगा। लकी पागलों की तरह करने लगा। उसे कस के पकड़ लिया गया। रुक जाओ, इसे हॉस्पिटल ले चलो, रघु बोला। लेकिन इसने मर्डर की कोशिश की है, पुलिस वाला बोला। लेकिन हमने इस पर कोई केस नहीं किया है, तो आप इसे कैसे रोक सकते हो, कहकर रघु ने दो बंदों को लिया और उसे हॉस्पिटल ले गया। वो उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गया। उसने सम्राट को फ़ोन कर दिया था, अमन, मम्मी और माही का ध्यान रखना, मैं लकी को चेक करा कर आता हूँ, मम्मी को कुछ मत बताना, कहकर वो वहाँ से रघु और लकी के पास आ गया। तब तक डॉक्टर उसे चेक कर चुके थे। वो पास चला गया। लकी को एडमिट कर लिया था। उसके टीका लगा दिया था जिससे वो सो गया। इसे बायोपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है। ये अभी शुरुआत ही है। इन्हें ठीक करने का एक ही तरीका है, इन्हें प्यार दीजिए और भरोसा दीजिए।
ये पहले जैसे हो जाएंगे। डॉक्टर ने सम्राट के पूछने पर बताया। सम्राट लकी को बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि लकी उसका सगा भाई है। वो तो हमेशा ही लकी को प्यार से रखता था। उन्हें पता नहीं था कि ये इतना सब कुछ झेल रहा है। वो रघु को वहीं छोड़कर माही के पास आ गया। उसे अभी होश नहीं आया था। अमन ने बताया, भैया अभी डॉक्टर आए थे, कह रहे थे कि कुछ देर में होश आ जाएगा। साथ में वो कह रहे थे कि वो चाकू अगर कोई लंबा तेज धार वाला होता तो बचना मुश्किल होता, पर यह तो छोटा चाकू था जो फ्रूट वगैरह काटने के काम आता है। हाँ, रघु बता रहा था कि लकी कह रहा था कि उसने वो चाकू अपने मारने के लिए निकाला था, पर माही को लगा कि मम्मी को मारने वाला है, तो वो अचानक आ गई। लकी का कोई इरादा नहीं था, इसलिए अब वो पागल सा हो गया है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सम्राट ने मम्मी और अमन को बताया। क्या वो पा कैसे? मम्मी ने परेशान होकर पूछा। असल में जो कुछ इन दिनों हुआ उसने उसके दिल पर बहुत असर किया है मम्मी। वो बचपन से प्यार के लिए तड़पा है। उसे आपसे प्यार मिला तो उसने सोचा कि अब आप हमेशा उसके साथ रहोगी। लेकिन जब आप अमन को लेकर आ गई तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे एक बार फिर लगा कि उसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। फिर मुझसे उसे प्यार मिला तो वो मेरी एक बाप की तरह और माही की माँ की तरह इज्जत करने लगा। पर जब हम भी आ गए तो वो बिल्कुल टूट गया। उस दिन हद हो गई जब आपने और माही ने ये सोच लिया कि वो आपको मारने आ रहा है। उसके दिमाग पर इन सब बातों का बहुत बुरा असर हुआ है। अब हम ही उसे ठीक कर सकते हैं, उसे प्यार देकर। सम्राट बोला। अब अमन और मम्मी को सारी बात समझ आई। माही को होश में आया तो उसने सबसे पहले मम्मी की तरफ देखा और बोली, आप ठीक हैं? वो कहाँ है? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम ज़्यादा बात मत करो, उसकी टेंशन मत लो, उसे सम्राट संभाल लेगा, कहकर उन्होंने माही के सिर को सहलाया। सम्राट ने कहा, मम्मी ठीक कह रही है माही, ये सब मुझ पर छोड़ दो, तुम किसी बात की चिंता मत करो। माही आराम से लेट गई। फिर मम्मी उन दोनों को समय देने के लिए अमन को लेकर लकी को देखने चली गई। लकी भी उठ गया था। रघु ने से बातों में लगा रखा था, पर वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। तभी मम्मी और अमन अंदर आए। उन्हें देखकर बेड पर लेटा हुआ लकी उठकर खड़ा हो गया। उसने मम्मी के पैर पकड़ लिए और बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था, मुझे तो आपने ही मारना था। सॉरी मम्मी, सॉरी बेटा। तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? सॉरी तो मम्मी है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। उस वक्त मैं तुम्हें साथ नहीं ला पाई क्योंकि मुझे पता था कि मेरे और अमन के जाने से तेरे पिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं तुझे नहीं लेकर आई। हमारे जाने के बाद उन्होंने हमें ज़्यादा ढूंढा नहीं। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले आती तो वो हमें ज़रूर ढूंढते। तुम उसके इकलौते बेटे थे, तुम्हें नहीं आने देते, और मुझे ये था कि तुम्हें वो प्यार से रखेंगे। अगर मुझे ज़रा भी एहसास होता कि तुम उनके साथ खुश नहीं हो तो मैं ज़रूर ले आती। बेटे इस बात से मेरे तुम्हारे लिए प्यार में कोई कमी नहीं आई। मेरे तो भी अमन और सम्राट की ही तरह बेटा है। मम्मी ने उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहा, आप सच कह रही हैं? आप मुझे प्यार करती हैं? आप मेरी मम्मी हो? अमन ये मेरी भी मम्मी है। लकी छोटे से बच्चे की तरह रोते हुए बोला। हाँ भैया, जैसे मेरे सम्राट भैया हैं ऐसे ही आप हो, हम तीनों भाई हैं। मम्मी हम तीनों की हैं, आप हमारे साथ ही रहोगे, हमारा परिवार पूरा हो गया। अमन ने भी उसे हौसला दिया। मम्मी आपको याद है एक बार मैं बहुत बीमार हो गया था और मरते मरते बचा था, तब आपकी सेवा और प्यार ने ही मुझे बचाया था। मैं बीमार पता क्यों हुआ था? वो सुरेखा ने मुझे एक चॉकलेट दी और कहा कि छोटे को देनी है। खास हिदायत दी कि मैं ना खाऊं। तब मुझे उस पर शक हुआ और मैंने वो छोटे को नहीं दी और ख़ुद खा ली थी, इसलिए बीमार हो गया था। मैं बीमार हुआ तो मुझे आपका साथ ज़्यादा मिला, आप मेरे पास ही सोती थी। तब मैं सोचता था कि काश मैं बीमार ही रहूं। लकी बोलकर मम्मी से लिपट गया। ना बेटा, ऐसा नहीं कहते, मम्मी ने उसे कहा। सम्राट और माही कमरे में अकेले थे। सम्राट उसके पास बैठा हुआ था। उसने माही का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, जान हलक तक आ गई थी। जब तक तुम्हें होश नहीं आया मैं भगवान से दुआ करता रहा कि तुम्हें ठीक कर दे। आखिर उसने मेरी सुन ली और तुम ठीक हो गई। उसने उसके हाथ को चूमते हुए कहा। उस दिन जब मैंने लकी के हाथ में चाकू देखा तो उस वक्त मुझे भी कुछ नहीं सूझा। मुझे बस मम्मी को बचाना था। सम्राट जी, वैसे लकी को मम्मी से क्या दुश्मनी थी? वो कुछ बोल रही थी कि मम्मी उसे छोड़ आई। मुझे समझ नहीं आया। माही बोली, ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। नहीं सम्राट जी, अभी सुनाइए। माही ने जिद की। तो सुनो। मेरे सगे पापा की डेथ के बाद बड़ों के कहने पर मेरी मम्मी को दूसरी शादी करनी पड़ी। जो पापा ही हैं उनके दूसरे पति हैं। लकी उनका और उनकी पहली पत्नी का बेटा है। सिर्फ अमन ही मेरा सगा भाई है। ओह, तो वो बड़े भैया भी इनके बेटे थे? नहीं, वो बुआ के बेटे थे। कुछ महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। इस पापा ने बुआ और चाचा के साथ मिलकर बहुत जुर्म किए, मम्मी को बहुत तंग किया, तो अमन को लेकर यहाँ आ गई।
सम्राट ने शॉर्ट में सारी कहानी सुनाई, लेकिन उसने मम्मी को मारने की कोशिश की। इस पापा ने मम्मी को धोखा दिया। असल में उनकी पहली पत्नी जिंदा थी। उन्होंने पैसे के लिए शादी की। उनकी असली पत्नी लकी की आया बनकर हमारे घर में रहती थी, पर वो दोनों लकी को बहुत प्यार नहीं करते थे। मम्मी लकी को प्यार करती थी तो वो उनको ही मम्मी समझने लगा, लेकिन उनके आने से इसे लगा कि मम्मी सिर्फ छोटू को प्यार करती थी, उसे नहीं करती। बस इसलिए उसने चाकू निकाला था। वो चाकू अपने मारने का नाटक करने वाला था, पर तुमने गलत समझ लिया और उसके सामने आ गई। सम्राट बोला, सच्ची मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। मम्मी ने पुलिस को बुलाया था। इससे तो लकी को और भी बहुत बुरा लगा होगा। नहीं, वो ठीक है। अब छोड़ो ये बातें और आराम करो। उसने आगे झुककर उसके माथे पर किस किया। माही ने प्यार से उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद मम्मी और अमन भी वापस आ गए। माही सो गई थी। सम्राट उन्हें लेकर बाहर आ गया। अब कैसी तबीयत है उसकी? सम्राट ने पूछा। हमसे बात करके काफ़ी फ़र्क पड़ा है, हमने प्यार दिखाया तो अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मम्मी बोली, चलो अच्छा है, उस पर तरस आ रहा है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे को ऐसी बीमारी। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद अमन से बोला, अमन तुम मम्मी को घर ले जाओ, थक गई होंगी, घर जाकर आराम कर लेंगी, सुबह ले आना। कहकर सम्राट ने उन दोनों को घर भेज दिया। उनके जाने के बाद सम्राट कमरे की बेंच पर बैठकर अपना काम देखने लगा। तभी वहाँ रघु और लकी आ गए। लकी ने बेड पर लेटी माही की तरफ देखा। उसे बहुत दुख हो रहा था, पर सम्राट ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया कि सब ठीक है। वो लोग बाहर आ गए। इसे छुट्टी मिल गई है, डॉक्टर ने कहा। अब इसमें फ़र्क दिख रहा है, ये जितना माँ के साथ रहेगा उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। रघु ने बताया, जाओ फिर पहले से मम्मी के पास छोड़ाओ, फिर आना चाहो तो आ जाना, नहीं तो रेस्ट करना। सम्राट बोला, टू बी कंटिन्यूड।